खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। गौ तस्करों ने फायरिंग कर गाय ले जाने का किया प्रयास। महिला ने दिलेरी दिखा, स्कीम 2 तक किया पीछा, लेकिन शातिर हुए फरार। राज्यपाल हरिभाऊ की मौजूदगी में हुआ मत्स्य यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। गोल्ड मेडल और उपाधियां की प्रदान। बार अध्यक्ष की पत्नी की मौत के बाद पीहर पक्ष ने हत्या के लगाए आरोप, वहीं ससुराल पक्ष ने खुदकुशी की कही बात। तहसीलदार कॉलोनी का है मामला। और बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष में गर्भवती सहित 4 हुए घायल। वहीं जावली में हुई फायरिंग में मां बेटे हुए जख्मी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में रात के वक्त सड़कों पर घूमने वाले गौवंश पर गौ तस्करों की निगाह है। कोतवाली थाना क्षेत्र में गत देर रात करीब 2 बजे जिला कलेक्टर निवास के पीछे गौ तस्करों ने एक गौवंश को उठाने की कोशिश की। इस दौरान पास ही रहने वाली महिला अंजना दीवान ने विरोध किया तो गौ तस्करों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। महिला ने साहस दिखाते हुए अपनी गाड़ी से गौ तस्करों का पीछा किया। स्कीम नंबर 2 तक पीछा करने पर इन शातिरों ने कट्टे से हवाई फायरिंग कर दी। घटना के दौरान महिला की गाड़ी के शीशे टूट गए। उधर सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गौ तस्कर अपने वाहन से फरार हो चुके थे। गौरतलब है कि अंजना दीवान पशु प्रेमी परिवार से है और नियमित रूप से पशुओं की सेवा करती हैं। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पशु प्रेमी वरुण विरमानी, गोमा सरदार, मयंक शर्मा, ऋचा भारद्वाज और बोनी पहलवान भी मौके पर पहुंचे। उधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शहर की बेटियां हैं, हमारे समाज की शेरनी है। हम इसको शेरनी का तमगा दे चुके हैं हमारे समाज की। ये खुद लिखवा के भी डोलती है हिंदू शेरनी, और ये गौ रक्षा पशु प्रेमी परिवार की सदस्य है। ये आज सुबह भी पेपर में इसने काफ़ी मतलब हेल्प करती है हमारे डॉग्स के, गायों के लिए। लेकिन आज इस पर ही हमला हो गया, जिसका हमें बड़ा मतलब खेद है। मेरे को रात को इसका फ़ोन आया, मैं घर से सोता हुआ भागा कि इस पे हमला कर दिया। ये जो मतलब गौ तस्कर हैं, इन्होंने गाय उठाने के बाद इस बच्ची पे हमला करा है, फायरिंग करी है। और उसके बाद हालात ये हैं कि आप गाड़ी देख सकते हैं, मतलब इस पे बोतलें मारी हैं, पत्थर मारे हैं। तो बहन बेटियों के साथ शहर में अगर ये सब हो रहा है, तो हम पशु प्रेमी परिवार पूरा का पूरा संगठित होकर सड़कों पे उतरेगा। जितने भी शहर के पशु प्रेमी हैं तो वो सड़कों पे उतरेंगे। हम अगर जानवरों की लड़ाई सड़कों पे लड़ने के लिए अब हम तैयार हैं, क्योंकि हम कुत्तों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गायों की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। क्योंकि हालात ये रात के समय शहर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जैसा हालात है आपके सामने। गौ तस्कर आ नहीं रहे, वो तो आते हैं। स्कीम नंबर 2 का यही हाल है। आपके इंदिरा कॉलोनी का कलेक्टर साहब की कोठी के पीछे का यही हाल है। मैंने आप समझ ही रहे हैं, और मैंने तो आपको 20 बार बताया कि क्या होता है इस शहर में। काला कुआं का यही हाल है, अखेपुरा का यही हाल है। अभी 7-8 दिन पहले अपने ये जो स्कीम नंबर 10 SC क्वार्टर, यहाँ से गौ तस्कर गाय भरते पकड़े गए। तो मैं अकेला तो हिम्मत हार चुका था, लेकिन इस बच्ची का फ़ोन आया तो मैं घर से निकला तुरंत। मेरा ये छोटा भाई है मयंक शर्मा, ये निकला, हम दोनों निकल के पहुंचे। ये परेशान हो रही थी, तो ये गलत है। अगर आप लोग इस पर रोक नहीं लगा सकते। देखो, वैसे शहर में अब अधिकार संजय शर्मा जी का है, मंत्री हैं वो हमारे, और हेड हैं, हमारे लिए हेड हैं। उनका फर्ज बनता है, MLA भी हैं, मंत्री भी हैं, उनको सोचना चाहिए कि अब ये आती हो चुकी है। उनके घर के मकान के आधा किलोमीटर पीछे से गाय भर रही है, आधा किलोमीटर पीछे से, उनके घर के आधा किलोमीटर पीछे से अगर गाय भर रही है तो अब क्या रह गया। और अब ये आप देखो, बच्चियों पे हमले होने लग गए हैं। ये हुआ था कि मैं पशु प्रेमी ग्रुप चलाती हूँ। हम रात को रेस्क्यू करके जा रहे थे, तो मैं, मेरी एक ये फ्रेंड है, इसको ड्रॉप करके आई थी घर पे। तो गलती से मैं की भूल गई थी, तो की वापस देने आ रही थी। जैसे हम इसकी गली में वापस आए, तो वहाँ पे हमने देखा गली के कॉर्नर पे ही कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के, अंदर उनका बोलेरो गाड़ी थी उनके पास, और बॉस ये लग रहा था हमें, उनके ऊपर शक तो पहले ही हो गया था। तो वो धीरे धीरे गाड़ी को ला रहे थे, तो मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप कर ली। जैसे ही मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप की, उन्होंने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनका पीछा कम से कम 1 किलोमीटर तक करती गई। तो उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने दारू की बोतलें फेंकी हैं,
बहुत गंदी बॉटल फेंकने की वजह से ये हो गया है। मेरे मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे, मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे, उनके पूरे हाथ पे पूरी कांच ही कांच अंदर घुस गया अंदर तक। और फिर जब मैंने एंड तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास हमने गाय देख ली थी, गलती से उनका पर्दा हट गया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने ओपन फायरिंग ऐसे करने की कोशिश की, तो हमने वो जब उनके हाथ में कट्टा देखा तो हम वहां से भाग गए, क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा था। कितनी गाय थी उसके अंदर? उसमें कम से कम 4-5 गायें थी। कहाँ से उठाई थी उन्होंने? ये इन्होंने इंदिरा कॉलोनी के पीछे से, अलवर शहर में। कितनी गाड़ियाँ थी ये? ये एक ही गाड़ी थी और ये कम से कम 4-5 युवक थे उसमें। हमें अपनी जान बचा के भागना पड़ा वहां से, लेकिन हमने अपनी एंड तक भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं अकेली लड़की थी और मेरे साथ में एक हमारे रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। आप देख सकते हो सुबह के 4:30 बज रहे अभी भी। फिर मैंने कोतवाली शहर को फोन किया, हितेंद्र जी को, तो उन्होंने रेस्क्यू के लिए 3-4 टीमें हमें प्रोवाइड करवाई। हमने पीछा भी किया, देखा भी, लेकिन पीछा किया था आप लोगों ने? हमने इनका स्कीम 2 से भी आगे खन्ना स्कूल है ना? खन्ना स्कूल तक पीछा किया हमने उनका। गौरतलब है कि इससे पहले भी पिकअप में गौवंश को डालकर ले जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ मामलों में लोगों ने विरोध किया और गौ तस्करों की कोशिश विफल कर दी। कुल मिलाकर पशुपालकों को अपने गौवंश रात के वक्त सुरक्षित रखने होंगे और निराश्रित गौवंश को कांजी हाउस में पहुंचाने की जरूरत है। इसके अलावा रात्रिकालीन गश्त भी मजबूत करने की आवश्यकता बनी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिले में मंगलवार को राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र सहित डिग्री प्रदान की। इस दौरान राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि केवल डिग्री लेने वाले भटकते हैं और कौशल और कला वाले कभी भूखे नहीं मरते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए सोचने की जरूरत है। इसके अलावा अलवर का विश्वविद्यालय नया है और विकास की बहुत गुंजाइश है। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह में केवल 6 छात्रों द्वारा गोल्ड मेडल एवं शेष सभी के छात्रा होने का जिक्र भी किया। उधर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इससे छात्र छात्राओं को भविष्य संवारने में मदद मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी अपने विचार रखे। देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह नई शिक्षा नीति दी है, उसमें डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ स्किल और आप संपूर्ण जिम्मेदारी, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आपका सर्वांगीण विकास, इसमें इस पे जोर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इस डिग्री को डिग्री नहीं माने, पूरा ज्ञान हम प्राप्त करके एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने। आगे आने वाले समय में क्या बदलाव हम देखेंगे राजस्थान में? निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में हम नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति जल्दी से जल्दी हम लागू करें। ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ती है राज्यपाल को भी कि हकीकत में एजुकेशन मिल नहीं रही, हमें टैलेंट नहीं है? अमेरिका का एलन मस्क का उदाहरण दिया है, अमेरिका में ही टैलेंट की जरूरत है, तो हम तो बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, अभी जो शिक्षा हमारी उच्च शिक्षा नीति है उसमें हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ अलवर में जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ बार बार करप्शन के और डेवलपमेंट नहीं होने की दोनों बातें देखो, करप्शन जितने भी हो रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियों में, हम उनकी तो जांच करा रहे हैं, आपके सामने हमने कई की जांच भी कराई है। और जो शिक्षा का मंदिर है उसमें इस तरह की बात नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य। कुछ बदलाव हम देखेंगे आने वाले? निश्चित रूप से आपको बदलाव मिलेंगे, दिनों दिन मिलेंगे। शिक्षा में हम पदों की अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और हमारे बॉम के सदस्य बन रहे हैं। सभी को जितने भी अगर पद खाली है उनको हम भर रहे हैं। ये जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि जिसमें अंता के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा जी, जिनको 1 तारीख को हाईकोर्ट के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाने के बावजूद आज तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, उनका निलंबन जो है वो रद्द नहीं है, उनका निलंबित नहीं किया है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। हमने अध्यक्ष जी से मैंने स्वयं जो है फोन पे भी बात की, लिखित में भी मैंने उनको 3 रिमाइंडर में भेज चुका हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी का मामला हो तो 24 घंटे में सदस्यता समाप्त, और बीजेपी विधायक का मामला हो तो फिर 15-15 दिन तक भी सदस्यता समाप्त नहीं हो। तो ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को कमजोर करने की साजिश है। आपको तुरंत प्रभाव से ये सदस्यता उनकी रद्द करनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस इसको लेकर आगे आंदोलन भी करेगी। मैंने आज
राज्यपाल महोदय को यही निवेदन मैंने किया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि एक जो हमारी सोच थी यहाँ यूनिवर्सिटी की, अलवर के अंदर यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम लोगों ने हमारी सरकार के समय में इसको मंजूर किया था और उसके बाद हल्दिना में इसको शुरू करने का काम किया। मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि हमने आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी यहाँ खुलवाई और इसकी साइड रोड के सामने वाली जो जमीन है उसमें सैनिक स्कूल भी उन्होंने मंजूर कराया था। वो उस समय का सेंक्शन ही, लेकिन काम शुरू नहीं पाया, वो भी होना चाहिए। एक जो सोच है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन आप ये समझ के चलिए कि हमारे देश की नींव है। एजुकेशन जितनी अच्छी मजबूत होगी, अच्छी होगी, तकनीकी उसके साथ होगी, रिसर्च उसके साथ होगी, तो मैं समझता हूँ ये देश मजबूती से काम करेगा और प्रोफेशनल्स की हमेशा से जरूरत रही है। उधर मेडल लेने वाले छात्र छात्राओं ने भी नई शिक्षा नीति का स्वागत किया। साथ ही कहा कि अलवर में यूनिवर्सिटी खुलने से युवा प्रतिभाओं को अधिक मौके मिलेंगे। नाम हरीश चंद जैन है और मुझे आज गोल्ड मेडल मिला है। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आज के 5वें दीक्षांत समारोह में मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा, और मैं डबलओ के पद पर नगर निगम अलवर में कार्यरत हूँ। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। मेरी ये 5वीं एमए है। वैसे तो मैंने 2013 में बड़ी कोशिश की थी और इसलिए पढ़ाई की थी 2013 में कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा शायद, और उस समय मेरी 75% बनी थी एमकॉम में, लेकिन तब नहीं मिल पाया। तो शायद 12 साल बाद ये सपना पूरा हुआ गोल्ड मेडल मिलने का। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ। नई शिक्षा नीति जब पूर्ण रूप से अगर लागू होगी तो इसका प्रभाव 10 साल बाद देखने को मिलेगा। इसमें वोकेशनल एजुकेशन को, मल्टीपल डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट हैं उसको वरीयता दी गई है। आज गोल्ड मेडल मिला है बीए बीएड में और मैं सारा क्रेडिट मेरी मम्मी को देना चाहूँगी। इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज दीक्षांत समारोह में। नई शिक्षा नीति जो आ रही है उससे कितना फायदा मिलेगा और यूनिवर्सिटी यहाँ बनने से कितना फायदा? नई शिक्षा नीति आने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा उन बच्चों के लिए जो बीच में छोड़ देते हैं अपना कॉलेज, वो कंटिन्यू भी कर पाएंगे इस चीज़। प्रगति चौधरी है, मैंने बीएड पास कोर्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। और अगर बात करें नई शिक्षा नीति की, तो मेरा मानना है कि अगर हम अपने जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो बोलते हैं ना, नींव अगर मजबूत है तो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। तो अगर उस पर नींव पे अगर हम उस फोकस करें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। जी ज़रूर, आज दीक्षांत समारोह हुआ है। मैं अंजलि साहू पौधा शिक्षण संस्थान की छात्रा अध्यापिका हूँ मैं, और हम यहाँ पर उपस्थित हुए आज के दीक्षांत समारोह में। राजऋषि बर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह हुआ है बड़े ही रोमांचक ढंग से और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ और यहाँ पर हमारे माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। हमारी कॉलेज की डिग्री पूरी हुई है, मैंने अपनी बीएससी बीएड डिग्री पूरी की है, साथ में मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स हैं। उधर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना स्थित विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुए कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर शील सिंधु पांडे, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी भी मौजूद रहे। मां सरस्वती और भारत माता की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 45 टॉपर्स को मेडल मिले। इसके अलावा कुल 42,742 विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी। सैनिक स्कूल भी हमारा मंजूर हुआ था, उसके लिए 2 बीघा जमीन सरकार को अलॉट हो गई थी और आज वो सैनिक स्कूल के नाम पे वो जमीन बोल रही है और हमारा यहाँ का सैनिक स्कूल उसमें मेरे तलाश की है। तो मैं चाहूँगा कि सामूहिक प्रयास करके एक और होगा जहाँ हल्दीना की जो भी सैनिक स्कूल की वो पूरी हो जाए तो इस यूनिवर्सिटी को भी और अलवर को भी 4 साल लगेंगे। ये बात मैं कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना। उधर समारोह में कई विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इनमें एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हरीश चंद्र जैन, एमए मनोविज्ञान में प्रतीक्षा शर्मा, एमए समाजशास्त्र में शालू सोनी, एमए इंग्लिश में अनामिका और एमए हिंदी में मिनीक्ष वर्मा आदि शामिल हैं। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 38 वर्षीय विवाहित महिला रेखा की मौत के बाद पीहर पक्ष ने मारपीट के बाद फंदे पर लटकाने के आरोप लगाए हैं, जबकि ससुराल पक्ष के अनुसार महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मृतका के पति अनिल वशिष्ठ अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। रेखा के भाई सुमित शर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी बहन अक्सर पति द्वारा शराब के नशे में मारपीट करने की शिकायत करती थी।
रेखा की मौत की जानकारी मिलने पर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। उधर मृतका के जीजा अभिषेक शर्मा ने भी आरोप लगाया कि रेखा के साथ अक्सर मारपीट होती थी। वहीं मारपीट के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया है और मृतका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। मामला ये है जी, वो उनका नाम है रेखा और उनके साथ मारपीट की गई है। कल रात को भी मारपीट की गई है और पहले भी मारपीट की गई है उनके साथ। हमें सुबह 8 बजे के आसपास सूचना मिली। मेरे पास उनके बच्चों का फ़ोन आया कि भी मम्मी नहीं रही, ऐसा फ़ोन आया मेरे पास। अब मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, बाद में अनिल जी ने मेरा फ़ोन काट दिया। और सिचुएशन ये थी कि मैंने जाके देखा तो उनके चेहरे पे चोट के निशान थे, पैर पे चोट के निशान थे उनके। और अभी पुलिस वाले भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो लिख नहीं रहे हैं अच्छी तरह, हाथों पे भी चोट के निशान है उनके। और अभी पोस्टमार्टम के लिए भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तभी जाके ये काम हुआ है, नहीं पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। कैसे तो चोट के निशान है और देखने के बाद क्या लग रहा है? देखने के बाद ऐसा लग रहा है जी जैसे कि जबरदस्त मारपीट हुई है, पीटा गया है जबरदस्त और उसके बाद डेथ हुई है। डॉक्टर ने जैसा कहा, डॉक्टर ने भी ये बताया है कि काफी देर इनको लटकाया गया है। तो इनकी गले में भी निशान है कुछ ऐसी चीज? हाँ, गले में निशान है, हाथों पे निशान है मारपीट के, चेहरे पे मारपीट के निशान है, पैरों में निशान है, काफी जगह निशान मिले हैं। मारपीट किस लिए करते थे, कोई मांग है क्या? नहीं, दारू पी के मारपीट करते थे, मांग का तो पता नहीं जी। देखो हमें तो आज तक ऐसा कुछ आया नहीं, पर ड्रिंक करने के बाद मारपीट करते थे। कल शाम को भी कोई मारपीट? हाँ, कल शाम को मारपीट, हाँ मेरे नॉलेज में आया। कल शाम को भी फोन आया था, इन्होंने अपनी मम्मी के पास फोन किया था, जिसमें बताया गया था कि मेरे साथ रोज मारपीट करते हैं बेवजह। कल बताया गया था, ऐसा मेरी नॉलेज में आया है। और जैसा कि अब तो मैंने देखा भी है अंदर जाके, जो इनका ट्रॉमा सेंटर है उसमें जाके मैंने देखा भी है, पैरों पे भी चोट के निशान है, हाथों पे भी चोट के निशान है, मैंने सब कुछ देखा है अच्छी तरह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश शर्मा है। 15-16 साल हो गई शादी हुए। तो ये क्या है कि ड्रिंक करके आते हैं रोज रात को। जो आपकी जिया जी? हाँ, अच्छा। ड्रिंक करके डेली मारा पिटी, डेली कई बार घर पे फोन भी आ चुका है कि रोज मारपीट हो रही है। कई बार समझा भी दिया हमने इनको कि मारपीट मत किया करो, लेकिन फिर भी ये डेली का काम है इनका। सिर्फ दारू पी के मारते हैं, कोई मांग वगैरह नहीं? मांग तो हमें कोई अभी सूचना नहीं है, मांग उनकी तो कोई हमें अभी आज तक बोला नहीं कोई पैसे वैसे के लिए। तो आज आपको क्या सूचना लगी? आज कल मम्मी के पास फोन आया था इन सिस्टर का। कितने बजे करीब? वो मैंने पूछा नहीं, मम्मी ने अभी बताया मेरे को। तो कल भी फोन आया था, वो लड़ाई करके मारपीट करके बाहर चले गए। और आज मेरे पास सुबह बच्चों का भी फोन आया था और सुबह 8 बजे करीब, तो वो बच्चे बोल रहे थे मामा घर पे आ जाओ। उधर एएसआई विजय सिंह के अनुसार तहसीलदार कॉलोनी में महिला की आत्महत्या की सूचना दोपहर करीब 12 बजे मिली थी। मौके पर पहुंचने पर महिला का शव फर्श पर रखा मिला। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर के मीणा के अनुसार शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन शव की स्थिति को देखते हुए कुछ संदेह भी उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि डेड बॉडी करीब 12 घंटे पुरानी है, जबकि पोस्टमार्टम के लिए अब लाया गया है। आज डीओ था, तो डीओ के दौरान मेरे को सूचना मिली थी कि तहसीलदार कॉलोनी में जो अनिल वशिष्ठ है ना, उनकी घरवाली ने सुसाइड कर दिया है। तो मैं गया हूँ, तो वो परिजन बैठे थे और डेड बॉडी लेटी हुई फर्श पे रखी हुई थी। उसको मैंने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेकर आया और बोर्ड के द्वारा मैंने बोर्ड के द्वारा इसका मेडिकल करवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। इसकी पत्नी है, इसके जो मृतका की पति ने जो रिपोर्ट दी, उस आधार पर मैं मामला अब तक तो यही है कि मैं इंसान का मतलब फांसी लगा के और आत्महत्या की, सुसाइड किया। रिपोर्ट इसके पति ने दी अभी तो। पति ने क्या कहा? पति ने कहा कि सुसाइड कर दिया है। मेरी पत्नी पीर पक्ष ने रिपोर्ट दी है थाने में। अच्छा, आप जैसे बता रहे मौके पे आप पहुंचे तो कहीं निशान वगैरह कोई? सर निशान गले में पाया है और हाथ पाँव में? हाथ में कहीं ना कोई निशान आपने देखा? हमें देखा कोई। अच्छा, कब सूचना मिली थी आपको? जैसे कि मेरे को सूचना मिली है 12 बजे। अकबरपुर थाना क्षेत्र के पलखड़ी गांव में बच्चों के आपसी झगड़े ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस घटना में गर्भवती महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने मारपीट के साथ ही लूटपाट भी की।
जानकारी के अनुसार ग्रामवासी गर्भवती महिला अजूबा के बच्चों का विवाद पड़ोस के बच्चों से हो गया था। इसी बात को लेकर कुछ पड़ोसियों ने कुल्हाड़ियों से लैस होकर महिला के परिवार पर हमला कर दिया। इसके चलते गर्भवती सहित अतरबी, मकसूद और आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने अजूबा के गले से 2 तोले की सोने की हंसली और आरिफ की जेब से 40,000 रुपए भी छीन लिए। वहीं सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पलखड़ी गांव है, लड़की घर पे थी, बच्चों के ऊपर हुआ था, लड़की के ऊपर घर पे वार किया था और गर्भवती थी और 8-10 आदमी आए थे। हाँ, गांव के ही। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कोई छोटे बच्चों के ऊपर हुआ था, वो अपने बच्चों को लेकर घर पे आ गए, फिर पीछे से घर पे जाकर वार किया। कौन कौन घायल हुआ? एक मेरी घरवाली, एक मेरी लड़की है, एक मेरा भाई है। क्या क्या नाम? 2 मेरे भाई हैं, एक का नाम मकसूद है, एक का नाम आरिफ है। लेडीज का नाम अतर भी है और अतर भी है। वो रास्ते में घेरे दोबारा जा रहे। छीन के भी ले गए? हाँ, 2 तोला हंसली के ले गए, 40,000 रुपये ले गए। हाँ, भाई की जेब में से निकाला था, वो टीम देने जा रहा। और वही लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम जावली में आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर 2 लोगों को घायल कर दिया। इन्हें लक्ष्मणगढ़ अस्पताल से जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा और घायलों को अस्पताल लाया गया। इस घटना में हेमा शर्मा और हिमांशु शर्मा घायल हुए हैं, जो मां बेटे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जावली गांव का मामला है। मजरूब है श्रीमती हेमा शर्मा, वाइफ ऑफ शिव शंकर शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 साल, निवासी जावली, जिसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है, जिसके इलाज के लिए लक्ष्मण CHC हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ आए, उसे वहाँ रेफर किया, अलवर ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। कितने लोग घायल है इसमें घायल 2 हैं, माँ बेटा। क्या क्या नाम है माँ बेटे का? खाली माँ का नाम पता है हेमा शर्मा और पति का नाम शिवशंकर, बेटे का नाम है हिमांशु पुत्र शिवशंकर शर्मा, जाति शर्मा, उम्र 24 साल, निवासी जावली। ये घटना कैसे क्या हुई थी, क्या बात है? कोई बता रहे हैं कि इनके कोई टॉपलिंग मांग के लेकर था, टॉपलिंग को लेकर नहीं आपस में क्या सुनी होगी थी। इसी बात पर अगले ने जो टॉपलिंग मांग लिया उसने फायरिंग कर दिया। ये जावली गांव का मामला है, जो कि क्या एक मेरा मिलने वाला है, टॉपलिंग थी हमारे पास में, तो वो क्या जिसकी थी वो ले बता, वो भी एक मिलने वाला था, वो भी जो ले गया उसको झूठ बोल के ले गया, वो तो लेगा कोई बात नहीं। फिर वो सुबह देने आया तो पटक के थप्पड़ देकर भाग गया पापा के मिलने वाले के। जब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो बाजार में आया था तो हमने उसको बोला कि भाई ये गलत बात आपने ऐसे क्यों दिया। बोल रहा दे दे हो जो कर लेना तू, जो फिर ऐसे जितना बहस हुई वो घर चले गया। उसके बाद में करीब 3:30 बजे समथिंग की बात है, मैं सो रहा था घर पे और मम्मी भैंसों को पानी पिला रही थी, तो पीछे से जाकर उसने 2 फायरिंग हवाई फायरिंग की थी और 2-3 वैसे फायरिंग की थी। एक तो मम्मी के पैर में लग गई थी और बाकी एक मेरे लग गई थी। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्कल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर अज्ञात शातिर पैंट की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर भाग गया। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। उधर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पीड़ित जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वह पीएनबी बैंक की गोल सर्किल शाखा में राशि लेने गया था। 1 लाख रुपए लेकर बाहर निकलते वक्त बैंक के गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पीछे से धक्का दिया। साथ ही जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं पंजाब नेशनल बैंक गोल चक्कर पे अपने पैसे निकलवाने गया। हाँ, मैंने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा के मैं आ रहा था, मैंने वहाँ तो रखे नहीं, बीच में बैंक के बीच में पैसे जेब में रख लिए। आगे एक आदमी खड़ा हो गया और उसने रास्ता रोक लिया उस गेट, और पीछे एक आदमी गेट में मेरे पैसे निकाल के और मुझे धक्का देके भागते बाहर से मोटरसाइकिल निकल गए। कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए। राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? थाने में दर्ज करा दिया। सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेच रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि 1 किलो 947 ग्राम गांजा सहित 1 कार जब्त की गई है। शालीमार विस्तार योजना में यह कार्रवाई की गई। साथ ही NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है।
पकड़े गए शातिरों में डीग जिले का देवेंद्र शर्मा, यशपाल, अजय शर्मा, शांति स्वरूप और सतीश गुजर शामिल हैं। अलवर पुलिस द्वारा समय समय पे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चलाया जाता है और हम भी हमारी डेली ड्यूटी के दौरान, गश्त के दौरान इस तरह गतिविधियों पे निगरानी रखते हैं। कल मैं और मेरे साथ मेरे थाने का स्टाफ गश्त कर रहे थे दोपहर को। गश्त करते हुए हम वहाँ पे शालीमार योजना में पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे एक ब्रेजा गाड़ी सफेद रंग की खड़ी थी। जैसे हम नजदीक गए तो वहाँ पे गाड़ी में 5 लड़के थे और उनमें हड़बड़ाहट हुई, संदेह हुआ। देखा तो उनके पास गांजा मिला, करीब 2 किलो गांजा उनके पास था। तो यह अवैध गांजा था जो यहाँ अलवर में सप्लाई करने के लिए लाए थे। उस गांजे के खिलाफ हमने कार्रवाई की और 500 व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया, गाड़ी को जब्त किया। 500 के नाम में एक का नाम सतीश है, एक का नाम योगेंद्र है, एक का नाम देवेंद्र है, एक का नाम अजय है, यशपाल है, शांति स्वरूप और सतीश, ये उनके नाम है। और उनसे पूछताछ की तो ये इधर भरतपुर साइड से कहीं लाए थे। रास्ते में भी इन्होंने 1-2 जगह सप्लाई की और यहाँ अलवर में भी सप्लाई करने के लिए लाए थे, लेकिन सप्लाई नहीं कर पाए। उससे पहले हमने इनको पकड़ लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य में बाघ के हमले की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले यहां स्थित मंदिर जा रहे एक बालक को बाघिन ने मार दिया था। वहीं इसके बाद वन विभाग के रेंजर देवेंद्र चौधरी की बाघ के हमले में जान चली गई। उधर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा बाघ के हमले की दोनों घटनाओं के बाद रणथंभौर पहुंचे। वे अपने विभाग के रेंजर देवेंद्र चौधरी के पैतृक गांव नारायण गए तो उनके मासूम बच्चों को देखकर रो पड़े। यहाँ सबकी आंखें नम थीं। वहीं मृतक रेंजर के मासूम बच्चे भी मंत्री संजय शर्मा से लिपटकर रो पड़े। वहीं मृतक रेंजर की मदद के लिए वन विभाग आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। गौरतलब है कि खूंखार वन्य जीवों के बीच जंगल की सुरक्षा बेहद मुश्किल काम है। इसके बावजूद रणथंभौर और सरिस्का जैसे अभयारण्य में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दिन रात जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर गांव के समीप मंगलवार को सड़क हादसे में 2 बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार बीजवाड़ नरूका गांव निवासी चाचा भतीजा शक्ति सिंह और मनीष रोज की तरह मजदूरी के लिए जा रहे थे। मानपुर के पास तेज रफ्तार ट्रॉले ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को मालाखेड़ा के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मालाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रॉले को जब्त कर लिया। जाति बैरवा मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ट्रेलर ने टक्कर मार दी मानपुर गांव के पास। तो ये किस वजह से हुआ है ये एक्सीडेंट, मतलब पीछे से मारी? इसका पता नहीं, घटना स्थल पर हम बाद में पहुंचे थे, जब तक ये एम्बुलेंस में बैठा दिए थे। कहाँ जा रहे थे ये? मजदूरी करने के लिए। किस पे थे? बाइक पर। दोनों ही एक ही बाइक पर थे दोनों। शहर के कालीमोरी फाटक पर अंडरपास निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर मंगलवार को वामपंथियों ने धरना दिया। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी और एटक अध्यक्ष राजकुमार बख्शी ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2018 से संघर्ष किया जा रहा है। इसके बाद सरकार द्वारा अंडरपास के लिए पहले 3 करोड़ और फिर बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए का बजट सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया है। यह कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है। पार्टी नेताओं के अनुसार शहर की आधी आबादी पटरी पार बसी हुई है। मौजूदा स्थिति में फाटक के पास रहने वाले लोगों को अधिक दूरी से घूमकर पुल पार करके आना पड़ता है। इससे सड़क दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। आज का कार्यक्रम हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से है और ये काली मोरी पर जो अंडरपास बनना है उसको लेकर के है। काली मोरी अंडरपास के लिए हम वर्ष 2018 से लग रहे हैं और इसमें पीडब्ल्यूडी को ये कार्य सौंपा गया है। ये कार्य राज्यपाल की अनुमति से भी ये स्वीकृत हुआ है और इसमें लगभग पहले 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जो अब बढ़ करके 4 करोड़ करीब 20 लाख करीब हो गए हैं। उसके उपरांत भी आज तक ये अंडरपास का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जबकि यह अंडरपास जो टेंडर किए गए थे दिसंबर 2022 तक पूरा होना था।
परंतु ये आज तक नहीं हो रहा है। हम लगातार इसके लिए संघर्षरत हैं। ये अभी हमने कुछ महीने पहले काली मोरी बंद फाटक पर भी धरना दिया था, उससे भी हमने प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आज का धरने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि पीडब्ल्यूडी के जो भी अधिकारी हैं इस समस्या का समाधान करें और जल्दी से जल्दी अंडरपास बनाए, जिससे कि वहाँ की 50,000 की आबादी जो है उसको लाभ मिल सके और जो पटरियां पार करने का जो उनका कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाए। शहर कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज काली मोरी में जो अंडरपास है उनको बहुत देरी हो रही है, जिसका भी अब तक तो निर्माण हो जाना चाहिए था। एक लंबे समय से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं और आम जनता की ये मांग है कि शहर 2 भागों में बंटा हुआ है, ऐसा लगता है। पूरे उधर के लोग जो घूम कर एक लंबा सफर करके तय आते हैं, बच्चे बच्चियां स्कूलों में जाते हैं। आम सफर जो है लोगों का बहुत बेहाल हुआ है। एक तरफ सड़कों पे इतना रश है कि लोग डरते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी था कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और जो जिसका पैसा मंजूर हो चुका है, जिसका कुछ काम हो भी चुका है, उस काम को पूरा करने में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कि प्रशासन समय पर इस काम को पूरा कराए ताकि शहर के लोगों को सुविधा मिले। सैनिक शिक्षा समिति अलवर के चुनाव निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट वीरेंद्र तायल की देखरेख में संपन्न हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से पदाधिकारी चुने गए। इनमें नवल किशोर सैनी संरक्षक, जगदीश प्रसाद अध्यक्ष, प्रकाश चंद सैनी उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार सैनी सचिव और डालचंद सैनी उप सचिव होंगे। वहीं राम रतन सैनी कोषाध्यक्ष, राम प्रताप सैनी प्रचार मंत्री और गिरिराज प्रसाद सैनी व्यवस्थापक चुने गए हैं। इसके अलावा 5 सदस्य मनोनीत हुए हैं। सैनी इस संस्था से कभी 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी पदों पे भी रहा हूँ मैं, लगाकर व्यवस्थापक से उपाध्यक्ष तक। और मेरा ये 4था चुनाव है। ये 4था चुनाव भी मेरे नेतृत्व में हुआ था और हमारी और हमारे साथियों की जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी छवि को देखते हुए हम निर्विरोध चुने गए। और आज मेरे को बहुत उम्मीद है, बड़ी खुशी है कि जिन लोगों को मैं मेरे पैनल में जीत के लाया हूँ वो आज उनके हवाले ये संस्था की है। और आज ये स्कूल 2005 से 2025 तक 0 से और काफ़ी उठ चुकी है। आज हमारा एक ही लक्ष्य है, सैनिक स्कूल की किसी टाइम राजस्थान में छवि होती थी, हम इसकी दोबारा से उस छवि को लाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, ला के रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। तो सैनिक समाज के बहुत सारे बच्चे शिक्षा से ड्रॉप आउट रहते हैं। जो जितनी संख्या है उस हिसाब से बच्चे सभी नहीं पढ़ते, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, हमारा स्वेच्छा से छोड़ देते पढ़ाई है। नहीं, हमारा ये बहुत प्रयास है। हमारे यहाँ आप तो सबसे पहले ये देखिए कि सैनिक शिक्षा समिति की फीस जो है शायद पूरे राजस्थान में इतनी नहीं है। हम मात्र 300 और 200 रुपये में गरीबों को बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर एक खूबी और देखिए, हमारे यहाँ जो 9th से बच्चा 9th क्लास में आता है उसको वो कोचिंग की वो शिक्षा दी जाती है जो 20,000 में नहीं ले सकता। मेरे यहाँ कोचिंग की व्यवस्था है, वो 8th से 9th में जाते ही उसको कोचिंग दे दी जाती है और फीस पता है क्या ली जाती है? मात्र 300 रुपये। तो इसलिए आप ये नहीं कहिए कि यहाँ गरीबों के नहीं, सैनियों के नहीं, अदर कास्ट सभी कास्टों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। मेरे यहाँ 3 संस्था चलती है। प्राइमरी स्कूल उसमें अति गरीब है, जो हम हमेशा हमारे पैसे से पढ़ाते हैं, उसमें कोई इनकम नहीं है। दूसरी है प्राइमरी स्कूल, तीसरी इंग्लिश मीडियम। आज इंग्लिश मीडियम ने नई चालू की है, उसको हमको 3-4 साल में बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। और आज मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी है, वो इस पे खास फोकस रखें हैं कि इस स्कूल को हम इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस मीडियम पे बहुत ध्यान दें। और जिस माहौल में है वो और भी अच्छी बात है। समाज ने जो कार्यकारिणी अब आई है उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए निर्विरोध रूप से इनका निर्वाचन किया है। और जो पदाधिकारी आए हैं उनसे मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो समाज की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और स्कूल का दिनों दिन जो विकास है वो बहुत अच्छा होगा और समाज को और जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इनको इस मौके पर बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ कि ये अपने कार्य में समाज के विश्वास पर खरा उतरे। सैनिक शिक्षा समिति के 25 मई को चुनाव होने थे, जिसके लिए मुझे निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। 12 तारीख विड्रॉल डेट थी। विड्रॉल डेट के बाद पहले 2 पैनल बने थे 11-11 व्यक्तियों के। एक पैनल ने समय अवधि में 10 से 2 बजे तक
11 पैनल ने पूरा अपना नाम वापस ले लिया। एक पैनल में से एक व्यक्ति ने अपना नाम वापस लिया। इस तरह से 10 उम्मीदवार प्रत्याशी चुनाव के लिए रह गए थे। मैंने उनको आज निर्विरोध डिक्लेयर कर दिया और उनको शपथ दिला दी और उनके मेरे सम्मुख उन्होंने जो है अपने अध्यक्ष सर्वसम्मति से उन लोगों ने अपने जो अध्यक्ष और भी चुन लिए, जो मैं बता देता हूँ। संरक्षक श्री नवल किशोर सैनी को चुना, अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद सैनी को, उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सैनी को, सचिव श्री सर्वेश कुमार सैनी जी को, उप सचिव श्री ढालचंद सैनी जी को, कोषाध्यक्ष श्री रामदत्तन सैनी जी को, प्रचार मंत्री श्री राम प्रताप सैनी जी को, व्यवस्थापक श्री गिरिराज प्रसाद सैनी जी को, सदस्य के रूप में रुद्र किशोर सैनी एडवोकेट, अशोक कुमार सैनी एडवोकेट, केदार प्रसाद सैनी एडवोकेट, कुलदीप कुमार सैनी, मुकेश कुमार सैनी। इन्होंने सर्वसम्मति से 3 मनोनीत सदस्य और किए हैं, जिनमें राम रतन सैनी, एक सर्वेश कुमार सैनी, एक नवल किशोर सैनी। उधर जिला सैनी महासभा के अध्यक्ष पूरण सैनी एवं संरक्षक अभय सैनी ने भी विचार रखे। साथ ही कहा कि यह समिति शिक्षा और सैनी समाज के हित में काम करेगी। उधर संरक्षक नवल किशोर सैनी ने बताया कि समिति के माध्यम से सैनी समाज की शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। साथ ही सभी वर्गों के लिए कोचिंग व्यवस्था की गई है। समाज के आज जो शिक्षा समिति है उसके निर्विरोध चुनाव हुए। आप समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ सेवक हैं, प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे? सैनिक शिक्षा समिति का चुनाव हुआ है। चुनाव एक प्रक्रिया है जिससे संचालन मंडल बनता है। हर 3 साल में चुनाव होता है। इस बार भी चुनाव की प्रक्रिया रही और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया उसमें सामाजिक बंधु भी थे, जिन्होंने पूरे तन मन से मदद की और एक नई कार्यकारिणी आई है। इस नई कार्यकारिणी से सैनिक शिक्षा समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे सैनिक समाज ही नहीं, सैनिक शिक्षा समिति से जुड़े हुए सभी लोग बड़ा उम्मीद रखते हैं और आशा है कि आने वाले समय में सैनिक शिक्षा समिति अपनी ओर प्रगति करेगी। आज जो इस पद पर चुनकर आए हैं, इस स्कूल का संचालन मंडल बना है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मैं अलवर जिला सैनी महासभा का संरक्षक होने के नाते अलवर जिला सैनी महासभा सदैव शिक्षा समिति के साथ खड़ी रहेगी और शिक्षा समिति में होने वाले कार्यों पर निगरानी भी रखने की बात आज तय हुई है, जिसमें अगर कहीं कोई हमारी आवश्यकता जहाँ भी होगी हम शिक्षा समिति के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम देश के नाम संदेश दिया था। इसे लेकर राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार पाकिस्तान को सिंदूर ऑपरेशन के तहत सबक सिखाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के आग्रह पर संघर्ष को रोका गया। वहीं अब भी पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जलालपुरिया के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंद दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया गया। साथ ही व्यापारियों और देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान नहीं हुआ। सर, राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश स्तर पर व्यापारियों के साथ बैठते हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध के बाद अचानक सीज फायर कर दिया। व्यापारियों को क्या कहना है, क्या देश के लोग कह रहे हैं और आप सरकार के इस कदम को किस रूप में देखते हैं? केंद्र सरकार मैं समझता हूँ कि नेतृत्व हमेशा कभी भी हमारा भारत ये नहीं चाहता कि हम किसी भी तरह की किसी भी जनहानि के पक्ष में नहीं हैं। और वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि हमने बहुत पेशेंस रखा, लेकिन वहाँ के जो आतंकवादी जो अड्डे हैं जिसको पाकिस्तान का पूरा समर्थन मिलता है, जिस वजह से समय समय पर हमारे देश में ये हमारे जनहानि करते हैं। वर्तमान में जो इन्होंने 26 निर्मम हत्या की, उसके बाद इनको एक करारा जवाब के लिए बहुत आवश्यक था। अब इनको ये पता है कि ये देश से अब लड़ना बेकार है, इसलिए इन्होंने सीज फायर के जो निवेदन किया माननीय मोदी जी ने उसको स्वीकार किया। उसके बावजूद भी जो इनकी आदत है वो अभी आदत से बाज नहीं आ रहे। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत आज एक शक्तिशाली देशों में है और बिल्कुल निष्पक्ष बात करता है और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह का हमारा पाकिस्तान भी शांति से रहे। तो हम सब तरह से उसके सब संबंध रखने को तैयार है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि एक तरफ तो वो हमारे देश में हमारे आम नागरिक को मारे और आतंकवादियों को सह दे और उसके बावजूद वो ये चाहे कि हमें व्यापार भी उसका हम खुला रखें, उसको मदद भी दें, पानी भी दें। तो हमारे कल मोदी जी का जो 8 बजे देश के नाम संबोधन था, मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य था और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अगर हमसे संबंध रखने हैं तो आपको आतंकवाद ख़त्म करना होगा, पानी अगर आपको लेना है
तो आपको आतंकवाद खत्म करना होगा, हमसे व्यापार करना है तो आपको आतंकवादियों को समाप्त करना होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने कल संबोधन किया। तो जिस तरह से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, साल भर हो गए, इसी तरह इजराइल भी साल भर से युद्ध में जूझ रहा है। लंबा अगर युद्ध चलता है तो व्यापार पर और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, ये तो कहने की बात ही नहीं है। तो जब लंबा कोई युद्ध चलता है तो व्यापार पे भी फर्क पड़ेगा और सारी देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। लेकिन यूक्रेन और रूस में अंतर दूसरा है। यूक्रेन पर रूस का जो अलग अलग देशों के मत थे, लेकिन अपना भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मैं समझता हूँ कि लंबा इसलिए नहीं चल सकता कि आज पाकिस्तान के साथ कोई भी देश इस आतंकवाद के पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं है और हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, आतंकवाद से। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वो युद्ध कोई ज़्यादा लंबा चलेगा। उनको अगर अब भी उन्होंने किसी भी तरह का वार किया तो भारत में सरकार एकदम तैयार है, उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, पीओ को लेके रहेगी, उसके बाद ये हमेशा को शांति होगी। सर, आपको क्या कारण लगता है कि जो चाइना और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, तो ये दो ही देश क्यों का खड़े हैं इसके साथ? चीन का तो अपना एक स्वार्थ है और उसने बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है और चीनी जो इन्वेस्टमेंट में एयर बसेज जो हमने नुकसान में 8 हवाई अड्डे उड़ाए, वो मैं समझता हूँ कि चीन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा और वो फिर भी अंदर से नहीं चाहता। चीन ने भी देख लिया कि भारत कितना शक्तिशाली है। चीन ने एक बार लड़ाई करके भी बाद उन्हें हिंदी चीनी भाई भाई कहना पड़ा और हमसे समझौता करना पड़ा। हमारा देश किसी तरह कमज़ोर नहीं है, लंबा युद्ध करने की चलने की कोई संभावना नहीं। और आज हमारा देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों का एक ही मत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का जो समाप्त होना चाहिए और देशभक्ति प्रत्येक धर्म में कूट कूट के भरी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि पूरे देश में शांति है। ये इस बात का परिचारक है कि किसी भी तरह के देश में किसी भी धर्म के पाकिस्तान के पक्ष में नहीं। अलवर कृषि उपज मंडी में गेहूं के बेहतर दाम मिलने के कारण किसानों का सरकारी खरीद की तरफ कम रुझान है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार मंडी में किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम मिल रहे हैं। इसके अलावा रोजाना गेहूं की करीब 4 से 5 हजार बोरियों की आवक हो रही है। वहीं सरसों की प्रतिदिन करीब 8000 बोरियां मंडी में पहुंच रही हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में गेहूँ करीब 4-5 हज़ार कट्टे आ रहे हैं, सरसों 8-7 हज़ार कट्टे आ रहे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समर्थन मूल्य पर 2575 रुपये में गेहूं समर्थन मूल्य पर मंडी में तोलने की व्यवस्था की गई। क्योंकि अब गेहूं का साधारण भाव 2500 रुपया है, तो कोई भी किसान अब केंद्र सरकार को FCI को तोलने को तैयार कम है। इक्का दुक्का किसान FCI को तोल रहा है। अधिकांश जितना भी गेहूं आ रहा है भाव ऊँचे होने की वजह से बाज़ार में बिक रहा है। सरसों के भाव 6300 रुपये के हैं और मैं समझता हूं कि हर पूर्व वर्षों की बात के हिसाब से अच्छे भाव। तो इस बार सरसों गेहूं का उत्पादन की क्वालिटी कैसी है? दूसरी बात, कितना उत्पादन हुआ, क्या पर्याप्त रहेगा? क्योंकि युद्ध का समय है, अगर कैसी स्थिति बिगड़ती है तो क्या साल भर भंडारण में कोई दिक्कत आएगी? सरसों और गेहूं का किसी तरह की कोई हर वर्ष की तरह कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पूरे देश में 60 से 65% आयातित तेलों पर हम निर्भर हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी देश हमें बाहर से तेल जो आने में कोई रुकावट आएगी, क्योंकि भारत के सब जगह इतने अच्छे संबंध हैं कि उसको और ऐसा युद्ध का कोई मुझे प्रभाव नहीं दिख रहा। इसलिए आयातित तेल बराबर आ रहे हैं और जो सरसों के भाव हैं उसमें कोई किसी भी आम जन को कोई परेशानी नहीं है। और वहीं अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की जा रही है। समिति के महाप्रबंधक जगदीश चंद्र ने बताया कि अलवर और मालाखेड़ा खरीद केंद्र पर यह सिलसिला जारी है। अब तक इनके खरीद केंद्रों पर 7734 क्विंटल सरसों खरीदी गई है। साथ ही इसका ऑनलाइन भुगतान समर्थन मूल्य के आधार पर किया गया है। 30 जून तक खरीद का सिलसिला चलेगा और 20 जून तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्याज मंडी केंद्र और मालाखेड़ा केंद्र हैं। सरसों सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है सरसों और चने की, उसमें सरसों के लिए हमारे पास 517 किसानों ने पंजीयन कराया है अभी तक, आज की तारीख तक, और जिसमें से
सरसों के 165 अलवर में और 173 किसानों ने अपनी सरसों, कुल जो है 338 किसानों ने सरसों बेच दी है। इसमें हमारे द्वारा जो अब तक सरसों की खरीद हुई है 7,734 कुंटल की खरीद समर्थन मूल्य पर कर ली गई है। इसके अलावा चने की है तो चने में अभी तक हमारे पास 19 किसानों ने दोनों सेंटरों पे रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 8 किसानों ने अपना चना जो है बेच दिया, जो 91 कुंटल के करीब है ना। तो इसमें अपन समर्थन मूल्य में जो अभी तक सरकार की है कि भाई 30 जून तक सरकार जो है समर्थन मूल्य पे खरीद का सरसों और चने की खरीद करेगी। इसमें पंजीयन कराएं और पंजीयन कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लगभग 2 या 3 दिन में ही उसका नंबर आ रहा है और जैसे ही वो अपनी बिक्री करके जाता है सेंटर पे तो लगभग 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन में जो है उसका भुगतान आ रहा है। अभी तक लगभग जैसे हमारे पास सूचना है कि अधिकांश किसानों का जो है भुगतान हो चुका है। सर समर्थन मूल्य क्या चल रहा है आपका? समर्थन मूल्य पे सरसों के लिए 5,950 रुपये और चने के लिए 5,650 रुपये निर्धारित है, जिसमें किसान अपनी फसल केंद्र पे लाके बेच सकता है। जय भीम बुद्धिस्ट सोसाइटी और अन्य संगठनों ने भगवान बुद्ध का 2588वां बुद्ध पूर्णिमा जयंती महोत्सव आयोजित किया। इसके तहत सोमवार शाम भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा सूर्यनगर मोड़ स्थित पंचशील बुद्ध विहार से रवाना हुई। इसे डूंगर सिंह, कैप्टन KL सिरोही, सूरजमल करदम, जगदीश बौद्ध, मंगलाराम, RK बौद्ध, रोशन लाल, विजय सिंह, नीलम सागर और गोविंद बौद्ध ने हरी झंडी दिखाई। उधर मुख्य झांकी महाबोधि महाविहार बौद्ध गया की रही। मुख्य आकर्षण भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा वाला रथ था। हजारों लोग अपने हाथों में पंचशील के झंडे लेकर भगवान बुद्ध के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा वापसी पर धम्म सभा का आयोजन हुआ। हर वर्ष की तरह अलवर की गायत्री शक्तिपीठ में बच्चों के लिए निःशुल्क समर कैंप शिविर लगाया जा रहा है। इस वर्ष यह शिविर 18 मई से 8 जून तक लगेगा। शिविर संयोजिका प्रगति पाराशर ने बताया कि इस शिविर में रंगोली, डांस, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग और योग आदि सिखाए जाएंगे। बच्चों से यज्ञ करवाने के साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा क्विज कंपटीशन और एक्टिविटीज में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेंगे। शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन गायत्री शक्तिपीठ में किए जा रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गायत्री शक्तिपीठ पर समर कैंप का शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर इस वर्ष 18 मई 2025 से 8 जून 2025 तक लगाया जाएगा। इस शिविर में मेहंदी, डांस, रंगोली, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, योगा इत्यादि अनेक चीज़ें सिखाई जाएंगी। इस वर्ष बच्चों के लिए अन्य विशिष्ट क्लास जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मरक्षा, यज्ञ तथा भारतीय संस्कृति के महत्व इत्यादि क्लासेस भी लगाई जाएंगी, जिसमें बच्चों को यज्ञ से जुड़ने का मौका दिया जाएगा तथा बच्चों को यज्ञ भी कराया जाएगा। डॉक्टर्स तथा सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बीच बीच में बढ़ाया जाएगा। डेली क्विज कंपटीशन कराए जाएंगे, जिसमें बच्चों को डेली छोटे छोटे पुरस्कार दिए जाएंगे। शिविर के अंत में 8 जून को 22 दिन में लगाए गए शिविर में सिखाई गई चीज़ों का कंपटीशन कराकर छोटे तथा बड़े बच्चों का अलग अलग ग्रुप बनाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिसाइड किया जाएगा, जिसमें बच्चों को अनेक पुरस्कार दिए जाएंगे तथा बाकी सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। शिविर के रजिस्ट्रेशन गायत्री शक्तिपीठ पर किए जा रही हैं। फॉर्म के 100 रुपये जमा होंगे, बाकी यह शिविर निःशुल्क है। इस शिविर में प्रतिदिन बच्चों को गायत्री शक्तिपीठ द्वारा खाने तथा पीने की चीजें भी दी जाएंगी। अलवर जिला अस्पताल के IMA हॉल में हुई मेकअप सेमिनार में जिले भर की ब्यूटिशियंस ने हिस्सा लिया। इस दौरान गाजियाबाद से आई मशहूर मेकअप आर्टिस्ट तनिष्का भारद्वाज ने HD ब्राइडल मेकअप, नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन की आधुनिक तकनीकें सिखाई। इसके अलावा मेकअप मॉडल्स ने मंच पर रैंप वॉक किया। आयोजक मनोज कुमार ने बताया कि यह अलवर में उनका दूसरा सेमिनार है। उनका लक्ष्य अगले वर्ष तक 1000 से अधिक ब्यूटिशियंस तैयार करना है। इस अवसर पर भाजपा की जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह गुर्जर भी उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम युवतियों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। सर, ये मेरे द्वारा हो रहा है, मनोज कुमार नालंदा, और ये सेमिनार्स हो रहे हैं जिसमें अलवर की ऑल पार्लर्स, ब्यूटिशियन सैलून्स में सारे अलवर ज़िले से लाए गए। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? लगभग इनमें कम से कम 15
पार्टिसिपेट किया है और कम से कम 200 की गैदरिंग है। क्या महिलाओं के लिए क्या आगे ऑफर आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं महिलाओं को साथ देना चाहता हूँ। आगे रोजगार कम है तो उनको बढ़ाना, उनको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बताते हैं कैसे कमाया जाता है सामान, कैसा काम किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी द्वारा मंगलवार को विवेकानंद नगर स्थित जानकी देवी अपना घर पुरुष आश्रम में दौरा किया गया। साथ ही विधिक जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। विजिट के दौरान आश्रम में 73 रहवासी मिले। सचिव सोनी द्वारा आश्रम में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। अध्यक्ष सतीश कुमार सारस्वत ने उन्हें बताया कि यहां स्वास्थ्य जांच के लिए नियमित रूप से शिविर नहीं लग रहा है, जबकि इसके लिए पीएमओ को पत्र लिखे जा चुके हैं। ऐसे में प्राधिकरण सचिव ने मेडिकल कैंप नियमित रूप से लगवाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने यह भी कहा कि विमंदित या निशक्तजन समाज के लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की क्षमता काफी अधिक होती है। इसे लेकर उन्होंने सूरदास जी का उदाहरण भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में समारोह पूर्वक मनाया गया। हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ को और अधिक सजग होना होगा। साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा, जिससे मरीज के साथ ही स्वयं को भी सुरक्षित रखकर सेवा की जा सके। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल ने प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता के निर्देशन में यह कार्यक्रम संचालित हुआ। वहीं नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट लता सी बोस ने भी विचार रखे। इस मौके पर डॉक्टर अभिषेक खंडेलवाल, रोहताश कुमार और डॉक्टर अंशु कौशिक, आईसीयू इंचार्ज लीना सलिन, बिंदु राजपूत और क्वालिटी इंचार्ज पूजा शर्मा आदि भी मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है।
बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा के केरवावाल में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। भीम आर्मी के जिला महासचिव अनिल जोलनवाल ने बताया कि इस दौरान माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। उधर राहुल कुमार जाटव ने बताया कि गौतम बुद्ध ने समाज को एक नई दिशा दी थी। विदेशों में भी भारत को बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर भीम आर्मी ग्राम पंचायत अध्यक्ष रोहित कुमार जाटव, मनोज सिंह, लाखन सिंह, मोनू जाटव, परमवीर और दौलत जाटव आदि मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को अलवर ग्रामीण क्षेत्र में दौरा किया। इस दौरान वे सड़क दुर्घटना में मृत भीकम सिंह के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। मृतक के अर्ध विकसित पुत्र को देखकर जूली की आंखें नम हो गई। इस मौके पर उनके साथ सरपंच हरिकिशन मीणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, दिलीप सिंह और कमल सिंह आदि मौजूद रहे। पिछले दिनों बडेर निवासी भीकम सिंह की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी और उनकी पुत्री मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गई। पिता की मौत से 5 बच्चों के सिर से साया उठ गया। जूली ने उनके घर पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना देकर सहयोग करने का आश्वासन दिया। यहाँ दिलीप सिंह ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बताया कि मृतक के एक पुत्र है जो अर्ध विकसित हालत में है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार इस परिवार को समाज कल्याण विभाग से लाभान्वित कराया जाएगा। सरिस्का बाग परियोजना में लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। मंगलवार सुबह की सफारी के दौरान बाघ ST21 का पर्यटकों को दीदार हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए नथुराम ने बताया कि उदयपुर से आए पर्यटकों को ट्रैक पर चलता हुआ बाघ ST21 नजर आया। इसके बाद वह जंगल की झाड़ियों में चला गया। इस दौरान पर्यटकों ने सेल्फी और फोटो भी ली। गौरतलब है कि बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ ही पर्यटकों को बाघ देखना आसान हो गया है। सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर मंगलवार को दर्शनार्थियों की भीड़ रही। महाभारत कालीन इस स्थान पर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगता है। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर से आगे बूढ़ा हनुमान जी मंदिर भी स्थित है। साथ ही करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ में पोल मौजूद है। महाबली भीम द्वारा रास्ता बनाने के लिए गदा से प्रहार कर यह पोल बनाने का प्रसंग प्रचलित है। साथ ही शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे भीम का गर्व चूर करने के लिए हनुमान जी द्वारा वृद्ध वानर का रूप धारण करने की कथा है। उधर मंगलवार को यहाँ कई स्थानों से भक्त पहुंचे एवं दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। हम यहाँ पर बच्चों के साथ आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आकर और बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत ही अच्छा मन लगा। सर यहाँ पांडुपोल जी की हिस्ट्री ये है कि जैसे भीम को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था कि मैं ही दुनिया में शक्तिशाली हूँ, तो ऐसे में हनुमान जी ने एक लीला की कि हनुमान जी एक बूढ़े हनुमान जी का बूढ़े बंदर का रोल करके और लेट गए थे और भीम को बोला कि अब मेरी पूँछ को हटा दो, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं अपनी पूँछ को नहीं हटा सकता। ऐसे में भीम ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन हनुमान जी की पूँछ को नहीं हटा पाए। इस प्रकार से यहाँ पांडुपोल में भीम का घमंड चूर चूर हुआ था। इसके अलावा जब पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे थे, जहाँ वो विराटनगर में 1 साल उन्होंने अज्ञातवास का काटा था। और वहीं सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के मंदिर में सरिस्का गेट, टहला और सिलीबेरी गेट से मोटरसाइकिल पर आवाजाही पर रोक है। हनुमान भक्त गोविंद जोशी ने बताया कि श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को लेकर 15 मई को भर्तरी तिराहे पर आम सभा की जाएगी। उधर सरिस्का के अधिकारी संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि रणथंभौर में हुई घटना को लेकर यहां भी सुरक्षा दृष्टि से गेट बंद किए गए हैं। अकबरपुर क्षेत्र में अचानक दोपहर बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। साथ ही रिमझिम बरसात होने से मौसम खुशनुमा हो गया। कस्बे में सुबह से धूप खिल रही थी, लेकिन देखते ही देखते दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लगे। साथ ही आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा तापमान में कमी आई है। अकबरपुर, उमरैन, धर्मपुरा, परसा का बास और माधोगढ़ क्षेत्र में कुछ दिनों से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
हीट वेव से बचाव एवं उपचार की व्यवस्थाओं को लेकर राजगढ़ खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध ने निरीक्षण किया। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमरेड़ में जायजा लेने पहुंचे। डॉक्टर सिद्ध ने निशुल्क दवा काउंटर और लू तापघात के लिए बनाए गए वार्ड सहित निशुल्क जांच केंद्र को भी देखा। इसके अलावा मरीजों और उनके परिजनों से फीडबैक लिया। इसके अलावा जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। इस मौके पर प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर निशांत शर्मा और फार्मासिस्ट अनिल सैनी सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। आज राज्य सरकार के निर्देशों अनुपालना में पीएससी धमरेड़ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी पाई गई। यहाँ पे साफ सफाई भी काफ़ी अच्छे ढंग से की हुई थी। सारा स्टाफ उपस्थित था, कोई भी स्टाफ अनुपस्थित नहीं पाया गया। और वर्तमान में जो हीट वेव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं उनके बारे में यहाँ पे देखा गया। तो हीट वेव के लिए अलग से एक वार्ड यहाँ पे बनाया गया है। इसमें अलग से जो बेड हैं वो उनको आरक्षित किया हुआ है। और राज्य सरकार के द्वारा जो MNDY में जो योजना चल रही है, निःशुल्क दवा योजना, उसमें जो पर्याप्त जो दवाएँ हैं वो पीएससी धमरेड़ में उपलब्ध हैं। पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड उपलब्ध पाया गया है। और MNDY से संबंधित जो भी निःशुल्क जाँचें हैं वो भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। और वो जांचें जो की जा रही हैं, आज मेरे द्वारा यहाँ पे स्टाफ से और जो पेशेंट हैं उनसे बात की गई। पेशेंटों के द्वारा ये पूछा गया कि यहाँ पे दवाएं और जो जांचें हैं वो पर्याप्त उपलब्ध है नहीं है। तो उन्होंने उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे सभी जांचें और सारी दवाएं जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पीएससी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सुदृढ़ है। और मैंने MIC को एंटी लार्वा एक्टिविटीज़ के लिए उनके लिए और स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि फील्ड में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। किशनगढ़ बास नगर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मचारियों का PF ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि ठेकेदार अक्सर वेतन भी रोक लेता है, लेकिन नगर पालिका EO उदासीन बने हुए हैं। साथ ही लंबे अरसे से PF का पैसा रोका हुआ है। इसे लेकर उपखंड अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। उधर ज्ञापन देने के दौरान बसंती, डालूराम, ताराचंद, रेणु, गीता, खेमलता और सविता आदि मौजूद रहे। एक तो हमारा PF न मिल रहा 2.5 साल हो गए। एक हमारी समय पे तनख्वाह नहीं मिलती और बढ़ाना ही। प्राइवेट में हो आप सरकारी में हो? प्राइवेट है। ठेकेदार तनख्वाह नहीं दे रहा? हाँ। तो कलेक्टर साहब का क्या ज्ञापन देने आए हैं? हाँ। कितने 2.5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही? 2.5 साल तनख्वाह नहीं, PF नहीं मिल रहा। किशनगढ़। तो आप क्या चाहते हैं कलेक्टर साहब से? अब यही चाहते हैं साहब, अब हमारी PF मिलना चाहिए और समय पे हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल खैरथल का नया प्रांगण मातो रोड पर अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित है। यहां सिवाना के IAS मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार और कैट के माध्यम से IIM में चयनित विशिष्ट अतिथि खैरथल की प्रीति सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवक जी आचार्य ने की। इस दौरान बच्चों ने IAS जितेंद्र कुमार से UPSC, व्यावहारिकता, सामाजिकता और राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे। साथ ही प्रीति सिंह से भी उपयोगी विषयों की जानकारी हासिल की। दोनों अतिथियों ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उनका मार्गदर्शन किया। साथ ही कहा कि गुरु ही है जो सही मार्गदर्शन कराता है। संस्था के निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि इन अतिथियों ने अपनी मेहनत के दम पर और माता पिता एवं गुरु के आशीर्वाद से यह मुकाम हासिल किया है। जितेंद्र कुमार का छोटा भाई विकास कुमार दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर, बड़ी बहन वर्षा दिल्ली कृषि मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ज्योति असिस्टेंट बैंक मैनेजर है। ये चारों भाई बहन EP से ही पढ़े हैं। उधर प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि हाल ही में IIT मेंस में तरुण कुमार ने 90.80% लाकर नाम रोशन किया है, जो कि जिले में सर्वाधिक है। उधर इस कार्यक्रम का मंच संचालन राजीव शर्मा ने किया एवं उनका सहयोग छात्र मयंक कुमार और नुवेश मेहता ने किया। किशनगढ़वास थाना क्षेत्र में 4 मई को मिले अधजले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पूरा मामला एक ब्लाइंड मर्डर से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या हरियाणा के झज्जर जिले के बुपलिया गांव में की गई थी। इसके बाद शव को कार से इलाके के झिरंडिया गांव में लाकर पटक दिया गया। वहीं आरोपियों ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए उसका टैटू वाला हाथ काट दिया था, साथ ही केमिकल से उसे जला दिया था। पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के अनुसार आरोपी इंद्रपाल और शक्ति सिंह मृतक मनोज के गांव के ही रहने वाले थे। दोनों पक्षों में अपने अपने वर्चस्व को लेकर विवाद था। जैसा कि आप सभी लोगों को संज्ञान में है,
4 मई को किशनगढ़बास थाना एरिया के अंदर एक लाश मिली थी जिसका हाथ कटा हुआ था और जिसके शरीर के ऊपर केमिकल से जलाया गया था जिसको, और इसकी जो है शिनाख्त की ना हो सके इसलिए इसके ऊपर केमिकल और एसिड डाल के इसको जलाया गया था। और जो है एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये टोटल ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि जैसे कि ये जो मृतक था वो अपने एरिया का नहीं था और ना ही जो आरोपी हैं वो अपने एरिया के हैं, दोनों ही पक्ष जो है हरियाणा से हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो हमारे पास में इसकी शिनाख्त की गई थी बॉडी की, और उसके बाद जो है आरोपी तक पहुंचना एक दूसरी चुनौती थी। तो इसी के तहत जो है हमारे किशनगढ़बास थाने की टीम और साइबर सेल और हमारी कुछ जो है स्पेशल टीम के कुछ सदस्य जो है उन्होंने बहुत ही एक अच्छी कार्रवाई करते हुए, और मैं कहूँगा कि एक टोटली ब्लाइंड जिसमें कोई क्लू सामने नहीं आ रहा था उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सोल्व किया है। और अभी हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अन्य आरोपी जो हैं वो भी हमारे रेडार पे हैं। इसके अंदर अभी आपको एग्जैक्ट नंबर पूरी पूछताछ होने के बाद बताया जाएगा, मगर ये ज़रूर है कि 2 के अलावा भी कुछ और अन्य लोग भी हैं जो जिनकी अलग अलग भूमिकाएं उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। निश्चित तौर पे बड़ी चुनौती थी, हत्या की गई, हत्या का क्या कारण रहा और कितने आरोपियों को अभी तक इसमें डिटेन किया गया है? जी, अभी तक की अनुसंधान में सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वहाँ थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा में जो है मुकदमे दर्ज हैं। 3 से 4 मुकदमे जो मृतक है उसके खिलाफ दर्ज होना बताए हैं और 3-4 मुकदमे जो हैं वो आरोपियों के खिलाफ भी दर्ज होना बताए हैं। तो अभी तक की पूछताछ से ये सामने आया है कि दोनों ही पक्षों के बीच में पुराने टाइम से रंजिश चली आ रही है। वो उस एरिया के अंदर जो है दबदबा कायम करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई जैसा सामने आया है, और वर्चस्व की लड़ाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते आए हैं, मगर अब ये धीरे धीरे इस हद तक बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की हत्या कर दी। तिजारा स्थित हनुमान बगीची धर्मशाला में भाजपा मंडल की नवगठित कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने बताया कि इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी, रामेश्वर सैनी और अनिल बंसल मौजूद रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मिठाइयों का वितरण हुआ। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। मुख्य लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि वर्ष 2022 में यह रेप हुआ था। रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग सरसों के खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान उसके साथ मोहम्मद राहुल नाम के एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया, साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाए गए थे। हाँ, आज पोस्को संख्या 2 न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मोहम्मद राहुल नाम के एक मुलजिम को आजीवन कारावास जो शेष ताकत जीवन काल तक चलेगा तक की कठोर कारावास की सज़ा से दंडित किया गया, साथ 1,02,000 रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया गया है। ये मामला क्या था? मामला ये था कि 2022 में परिवादी की जो पुत्री थी वो खेत के सरसों के खेत में चारा लेने जा रही थी, तो वहाँ मुलजिम पहले से मौजूद था। उसने उसको अकेला पा करके उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसको डरा धमका कर उसने दोबारा भी उस पीड़िता के साथ रेप किया, जिसकी सूचना उसने अपने पिता को बताई, जिस पर उसके पिता ने रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर न्यायालय में विचारण चलने के बाद और आरोपी को दोषी पाए जाने पर दंडित किया गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। गौ तस्करों ने फायरिंग कर गाय ले जाने का किया प्रयास। महिला ने दिलेरी दिखा, स्कीम 2 तक किया पीछा, लेकिन शातिर हुए फरार। राज्यपाल हरिभाऊ की मौजूदगी में हुआ मत्स्य यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, गोल्ड मेडल और उपाधियां की प्रदान। बार अध्यक्ष की पत्नी की मौत के बाद पीहर पक्ष ने हत्या के लगाए आरोप, वहीं ससुराल पक्ष ने खुदकुशी की कही बात। तहसीलदार कॉलोनी का है मामला। और बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष में गर्भवती सहित 4 हुए घायल, वहीं जावली में हुई फायरिंग में मां बेटे हुए जख्मी।
ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।